हेलो नमस्कार, वेलकम टू क्रेजी केमिस्ट्री, वेलकम टू केमिस्ट्री क्योर। और आज देखिए हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रियाएँ जिनका वेग हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अथवा प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जिसमें एक हमारा रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ये मान लेते हैं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है भाई। ठीक है, तो उस लिहाज से हम देखेंगे तो इसकी जो रेट बनेगा हमारा R, दैट विल बी इक्वल टू dr upon dt is equal to k1 r, am I right? और this is what is called differential rate equation for first order reaction। ये क्या है भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है। तो अवकलित वेग समीकरण का हमें क्या करना है, अब समाकलन करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है। हैंस इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, समाकलन करने पर क्या मिलता है, समाकलन इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर लिया समाकलन के साथ साथ, dr upon r इज इक्वल टू k1 dt, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेरिएबल टाइम, am I right? सो द इंटीग्रेशन ऑफ dr upon r, जो dr और r का समाकलन है वो किसके बराबर आता है भाई, लॉग नेचुरल r के, प्राकृतिक जो लॉग की वैल्यू होती है उसके लॉग, उसको बोलते हैं लॉग नेचुरल। ओके, तो लॉग नेचुरल r बराबर क्या है अपना माइनस k1t और प्लस कौन है i। यहाँ पे i क्या है, समाकलन का नियतांक है जिसकी वैल्यू किसके आधार पर हम, जिसकी वैल्यू परिस्थिति के आधार पर, कंडीशन के आधार पर, ओके, कि ये कंडीशन है तो i ये होगा, उसको बोलते हैं कि वैल्यू हम कंडीशन के आधार पर, जैसे यदि t बराबर 0 होगा तो r किसके बराबर होगा, फिर R नॉट के बराबर होगा क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी फिर R तो रिएक्टेंट की जो सांद्रता है, इसलिए I क्या बन जाएगा फिर, यहाँ पे देखिए ln R0 बन जाएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा, t 0 रखेंगे तो I बराबर लॉग नेचुरल R नॉट, तो I की वैल्यू 2 से 1 में रख दें भाई, तो क्या आ जाएगा अपने पास से, ये आ जाएगा, देखो लॉग नेचुरल R इज इक्वल टू माइनस k1t प्लस लॉग नेचुरल R नॉट, समीकरण नंबर 3। अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हो थोड़ा, R एक साइड में कर लो और ये एक साइड में रख लो भाई, क्योंकि हमें वैल्यू अल्टीमेटली किसकी निकालनी है, k1 की निकालनी है। तो k1t बराबर लॉग नेचुरल R नॉट माइनस लॉग नेचुरल R, यानी लॉग नेचुरल a माइनस b हो गया ये, और वो किसके बराबर होता है, a बटा b के बराबर होता है लॉग नेचुरल। ठीक है, तो वही हमने किया, यहाँ पे k1 बराबर 1 बटा t हो जाएगा लॉग नेचुरल R नॉट अपॉन R। अब लॉग नेचुरल को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉग का आधार 10 में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो भी हमारी लॉग नेचुरल की वैल्यू है उसको आप 2.303 से गुणा कर दीजिए, यानी प्राकृतिक लॉग को लॉग आधार 10 में बदलने पर उसे 2.303 से गुणा कर दिया जाता है। बस इतना सा ध्यान रखें आप, तो ज़्यादा मैथमेटिक्स में हमें नहीं पढ़ना है। तो k1 बराबर क्या हो जाएगा अपना 2.303 अपॉन t लॉग नेचुरल R नॉट अपॉन R, ये हमारी समीकरण बन जाती है भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसकी सहायता से हम k1 की वैल्यू टाइम t पर ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें R0 यानी प्रारंभिक सांद्रता और R का पता होता है तब। कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए अगर बात करें कि ग्राफिकली भी हम k1 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, देखो ग्राफिकली अगर k1 की वैल्यू हम ज्ञात करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 3 को देखिए, ये हमारी बन जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई है ना। तो अब देखो लॉग नेचुरल R को हम y एक्सिस पे लेना है, y इज इक्वल टू, है ना, mx, m क्या है कांस्टेंट, x पे, t लेना है तो x पे t लिया हमने, और ln R क्या है फिर इंटरसेप्ट, ln R नॉट इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप किसके बराबर आएगा, जो भी यहाँ पे
टी के साथ लगा रहेगा, उसके साथ क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है इसलिए नेगेटिव स्लोप आ रहा है। नेगेटिव स्लोप आने का वजह यहाँ भी देखिए आर की वैल्यू यानी क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, कम होती है ना, तो इसलिए नेगेटिव स्लोप आएगा। तो वो स्लोप किसके बराबर आएगा, -k1 के बराबर आएगा, हाँ या ना। तो इस तरह से हम ग्राफिकली यहाँ से k1 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण से भी कर सकते हैं, जैसे इसको रीअरेंज किया तो अपने पास क्या बना, k1t और अपॉन 2.303 बराबर log r0 अपॉन r, तो log r0 y इज इक्वल टू mx है, बस c नहीं है इस बार, यानी इंटरसेप्ट नहीं है, तो इंटरसेप्ट नहीं है तो log ये आपका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, इंटरसेप्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो log r0 और r के बीच में और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे देखिए। वैसे भी r0 इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता है, r की सांद्रता यानी क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ क्या होगी, कम होगी, तो r0 अपॉन r की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए पॉजिटिव स्लोप आ रहा है वो किसके बराबर होगा, k1 अपॉन 2.303 के बराबर होगा। तो इस तरह से ग्राफिकली भी हम k1 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण के द्वारा। क्लियर है भाई। अब कई बार क्या होता है कि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन न दे करके क्या कहता है वो कि दो अलग अलग समय पर, जैसे 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन इतनी है रिएक्टेंट की, 10 मिनट बाद कंसंट्रेशन इतनी है रिएक्टेंट की, उस कंडीशन में अगर हमें ज्ञात करना हो क्या, रेट कांस्टेंट, तो हम कैसे करते हैं देखिए। उसके लिए फिर हमारे पास हम दो समीकरण बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। अगर हमारे R1 है कंसंट्रेशन T1 टाइम पर, ठीक है, तो ये समीकरण बन जाएगी ln R1 बराबर -k1 T1 और log नेचुरल R0। यहाँ से देखिए कुछ नहीं किया है, इस k1 T को इधर ले आया तो ये प्लस का हो गया, और इस ln R को इधर ले गया तो ये माइनस का हो गया, वही हुआ है, देखो ये देखो, ठीक है ना। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गई है भाई, 4 बन गई है, ठीक है। हाँ सीधा इसी में पुट किया है ना, कुछ नहीं किया है, देखो ln R की जगह क्या आ जाएगा R1, और ये k1 था ही अपना, ये T1 हो जाएगा, यानी T1 समय पर कंसंट्रेशन R1, और ये क्या है हमारा log नेचुरल R0 है ही, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। तो दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी कि समय T2 पर कंसंट्रेशन क्या है R2 है ना, तो ये समीकरण बन जाएगी, 2 बन गई है। अब क्योंकि R1 की वैल्यू ज़्यादा होती है और R2 की क्या होती है, कम होती है, यानी 5 मिनट पर प्रारंभ ये सांद्रता ज़्यादा थी, 10 मिनट बाद कम रहेगी, तो इसमें से ये घटा दे, तो क्या किया है 4 में से 5 को घटा दिया, 5 को घटाएंगे तो ln R1 माइनस ln R2 वो किसके बराबर होता है, ln R1 बटा R2, ln मतलब लॉग नेचुरल, वही बराबर क्या आ जाएगा -k1 T1, ये वाला -k1 T1 प्लस लॉग नेचुरल R0 प्लस लॉग नेचुरल R0। फिर ये देखो इसमें से माइनस करना था ये समीकरण नंबर 5, तो माइनस माइनस प्लस k1 T2 प्लस k1 T2, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस की गुणा होगी तो, और लॉग नेचुरल R0 माइनस का हो गया, इससे R0 से R0 कैंसिल हो गया है, k1 यहाँ से कॉमन ले लिया, T2 में से T1 माइनस हो गया, वो किसके बराबर है, डेल्टा T के बराबर, टाइम इंटरवल, यानी 10 में से 5 मिनट घटा दी तो 5 मिनट बची, वो है डेल्टा T। तो अब देखो कहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे देखो k1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा डेल्टा T लॉग नेचुरल R1 यानी T1 समय पे जो सांद्रता थी बटा R2 यानी T2 समय पर जो सांद्रता थी, और इसको log बेस 10 में परिवर्तित करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 2.303 से, k1 बराबर बन जाएगा 2.303 अपॉन डेल्टा T लॉग नेचुरल R1 अपॉन R2। तो इस समीकरण से हम अगर दो भिन्न भिन्न समय पर हमें सांद्रताएं दी हुई है रिएक्टेंट की, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, वेग नियतांक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो ये हमारा था भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब थोड़ी सी हाफ लाइफ अर्ध आयु काल की बात कर लेते हैं। तो हाफ लाइफ जैसा कल भी डिफाइन किया था कि जिस समय में कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, यानी 50% रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वह समय उस रिएक्शन का क्या कहलाता है अभी, हाफ लाइफ या अर्ध आयु काल कहलाता है। तो उस कंडीशन में टी हाफ किसके बराबर, ये टी बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ यानी अर्ध आयु काल, ओके।
और R किसके बराबर हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता की आधी बची यानी R0/2। तो ये वैल्यू रख दें भाई, कहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे रख दें। तो अपना K1 किसके बराबर हो जाएगा, देखो 2.303, टी की जगह क्या आ गया, T½ यानी अर्धायुकाल, लॉग R0 था ही आपके पास और बटा क्या आ गया, R0/2 आ गया। R की जगह क्या रख दिया, R0/2। तो R0 से R0 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया तो log 2 आ गया। देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, रख दी। T½ इधर ले गए, K1 इधर आ गया, तो बचा क्या अपने पास से 2.303 गुणा में 0.3010 और बटा K1। ठीक है, तो T½ की अल्टीमेट वैल्यू क्या है अपने पास से 0.693/K1। इसका मतलब क्या है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो रिएक्टेंट की सांद्रता से अप्रभावित होता है। कहीं रिएक्टेंट की सांद्रता दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना, इनिशियल कंसंट्रेशन की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो सांद्रता से, रिएक्टेंट की जो सांद्रता है उससे अप्रभावित रहता है, भले कितना ही सांद्र ले लें, T½ उतना ही रहेगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से हम उसके अर्ध आयुकाल की क्या कर सकते हैं भाई, अध्ययन कर सकते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जैसे हम नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 का डिकम्पोज